अगला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग। देखिए, विनिर्माण उद्योग क्या होता है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब वस्तु निर्माण होगी कैसे? तो कच्चे माल को ही हम क्या करते हैं, कच्चे माल से ही हम जब अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाते हैं जो कि अधिक मूल्यवान होता है, तब हम उससे क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जैसे गेहूं से क्या किया जाता है, गेहूं से ही नूडल्स बनते हैं, गेहूं से ही हमारा क्या हुआ, जब बिस्किट मतलब गेहूं से जब बिस्किट बना दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो वो जहाँ पर बनाया जाएगा वो हमारा क्या होगा, उद्योग कहलाएगा। ठीक है, तो उद्योग क्या करता है, कच्चे माल को ही मूल्यवान माल में परिवर्तित करता है। तो उद्योगों को हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो चलती है वो क्या होता है, उद्योगों पर ही आधारित होती है। क्यों कहा जाता है ऐसा? विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि को आधुनिकीकरण में सहायक है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी है। जैसे सबसे शुरू में क्या था, कृषि करने के लिए हम ना लकड़ी का हल का यूज करते थे। अब क्या था, अब ट्रैक्टर का यूज करते हैं। हाथ से ही पहले बीज और खाद को छीटा या बोया जाता था। अब क्या है, अब उसके लिए मशीन आ चुके हैं। काटने के लिए भी, जो हार्वेस्टिंग करने के लिए भी अलग अलग मशीनें हैं। तो वो क्या होता है, और वो कृषि में आधुनिकीकरण लाने का काम कौन करता है, विनिर्माण उद्योग। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। मतलब औद्योगिक विकास अगर किसी देश का हो रहा है तो वहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और वहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देगा। जैसे ही निर्मित वस्तु बने तो उससे क्या होगा, उससे वाणिज्य कॉमर्शियल ट्रेड हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। लोग उससे खरीदेंगे, खरीद के बेचेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। जो कच्चे माल को जो तैयार माल में परिवर्तित करते हैं वो देश क्या है, विकसित है। उद्योग आधुनिक कृषि में भी सहायता करते हैं। उद्योग जहाँ पर होगा शहर का निर्माण वहीं पर हो जाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या है, उद्योग की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। औद्योगिक क्रियाकलापों के प्रारंभ होते ही शहरीकरण का भी शुरुआत होने लगती है। कभी कभी उद्योग शहर अथवा शहर के नज़दीक ही अवस्थित होते हैं। उद्योगों से उत्पादित वस्तुओं के लिए शहर बाजार उपलब्ध कराता है। जैसे जहाँ पर उद्योग है और उसी के आसपास में क्या है, शहर बसे हुए हैं, तो वहाँ उद्योग से जो जो माल तैयार किया जाएगा उसे शहर में बेचना बहुत आसान होगा। शहर बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। मतलब बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये सब भी शहर उपलब्ध कराते हैं। इसलिए शहर और उद्योग दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब आते हैं औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों को कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है? ये पहले भौतिक कारक में देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, जहाँ पर कच्चे माल अधिक होंगे वहीं पर उद्योगों की अवस्थिति हो सकती है। उद्योगों की आदर्श स्थिति कच्चे माल के नज़दीक उपलब्ध स्रोतों पर होती है। कहाँ? तो कच्चे माल के उपलब्ध स्रोतों पर होती है। ऊर्जा संसाधन, उद्योग संसाधन जैसे कोयला और विद्युत की उपलब्धता उद्योगों के लिए आवश्यक है। कोई भी उद्योग चलेगा कब? जब उसके लिए कोयला और विद्युत की वहाँ पर पूर्ति की जाएगी तब। उसके बाद है पानी और अनुकूल जलवायु की उपलब्धता भी आवश्यक है। मानवीय कारक, मतलब उद्योग के लिए हमने देखा पहले क्या, तो हमने उद्योग के लिए पहले देख लिया कि भौतिक कारक क्या क्या हो गए, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, ऊर्जा संसाधन पर्याप्त होनी चाहिए और पानी और अनुकूल जलवायु वहाँ पर होनी चाहिए। मानवीय कारण में क्या होना चाहिए, सस्ते और निपुण श्रमिक की उपलब्धता होना चाहिए। कोई भी उद्योग में अगर श्रमिक नहीं रहेगा तो फिर उद्योग नहीं चल पाएगा, इसलिए सस्ते और निपुण श्रमिक होने चाहिए। पूंजी और बैंक सुविधाएं होनी चाहिए ताकि जो उद्योगपति है वो आसानी से पैसे ले सके। अच्छा बाजार भी होना चाहिए, आसपास में बाजार होना चाहिए, यातायात परिवहन की सुविधाएं होनी चाहिए। अब हम आते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों को हम अलग अलग स्तर पर वर्गीकरण करते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, मतलब कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जहाँ पर कच्चे माल मिल रहे हैं उसके आधार पर हम उद्योगों को दो तरह से बांटते हैं। एक है कृषि आधारित उद्योग, जो जहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है वहाँ पर क्या होगा, कृषि आधारित उद्योग होंगे। जैसे सूती वस्त्र का उद्योग लग गया, ऊनी वस्त्र का लग जाए, पटसन का उद्योग लग जाए,
रेशम वस्त्र का उद्योग लग जाए, रबर उद्योग लग जाए, चीनी उद्योग हो गया, चाय उद्योग हो गया, कॉफ़ी हो गया, वनस्पति तेल, इन सब से संबंधित जितने भी उद्योग होंगे वो सब के सब क्या होंगे, कृषि आधारित उद्योग होंगे। जबकि खनिज आधारित उद्योग जो कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट एल्यूमिनियम सीमेंट उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, औजार मशीन तथा पेट्रोल और रसायन उद्योग, ये सब के सब क्या होगा, खनिज आधारित हो, क्योंकि इन सब पर किसी न किसी खनिज का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्रमुख भूमिका के आधार पर, मतलब अलग अलग भूमिका के आधार पर भी उद्योगों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग क्या हुआ, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हो गया। मतलब आधारभूत उद्योग कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसा उद्योग जिस पर दूसरा उद्योग क्या हो, आधारित हो। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, तो लोहा इस्पात उद्योग मतलब लोहा से संबंधित जितने भी तरह के अदर उद्योग होंगे वो सब के सब क्या होंगे, लोहा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एक लोहा का हमें कोई सामान बनाना है तो उसके लिए लोहा हम कहाँ से लाएंगे, वो तो लाएंगे आधार यहाँ से नहीं, लोहा इस्पात उद्योग से ही। तो लोहा इस्पात उद्योग क्या होगा, लोहा से संबंधित जितने भी उद्योग होंगे सब इसी पर आधारित होगा। तो ये आधारभूत उद्योग हो गया। दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग मतलब जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग हेतु करते हैं। मतलब ऐसा उद्योग जो कि जो सामान बनाया उसे उपभोक्ता मतलब जो खाने वाले हैं उसे वो सीधे उपयोग कर जाएंगे। जैसे कि चीनी हो गया, दंतमंजन हो गया, फिर उसके बाद कागज़ उद्योग हो गया। तो ये सब जो हो गया वो उपभोक्ता क्या करते हैं, उसे सीधे यूज कर लेते हैं। अब आते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। पूंजी निवेश के आधार पर भी उद्योगों के अलग अलग प्रकार होते हैं। लघु उद्योग मतलब जहाँ पर कम पूंजी लगाया गया है, 1 करोड़ से कम, अगर 1 करोड़ से कम अगर किसी उद्योग में पूंजी लगाया है तो उसे हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक उद्योग हो गया, खिलौना उद्योग हो गया। बृहद उद्योग मतलब 1 करोड़ से अधिक निवेश जहाँ पर किया गया है उसे हम बृहद उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब क्या है, बृहद उद्योग है। अब हम आते हैं आगे हमारा है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो सार्वजनिक उद्योग मतलब सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंध तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड हो गया, इंडिया लिमिटेड हो गया। ये सब क्या है, जो सरकार के अंदर में जो उद्योग चलती है वो सार्वजनिक उद्योग होती हैं। निजी उद्योग जो एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले उद्योग, जैसे टिस्को हो गया, डाबर हो गया, बजाज हो गया, बजाज ऑटो हो गया, ये सब क्या है, एक निजी व्यक्ति के हाथ में ये उद्योग होता है, तो ये निजी उद्योग हो गया। संयुक्त उद्योग क्या हो गया, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। जो राज्य सरकार भी और निजी क्षेत्र भी संयुक्त प्रयास से जिस उद्योग को चलाते हैं वो क्या होता है, हमारा संयुक्त उद्योग होता है। फिर आता है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग कैसा है, जिनका स्वामित्व कच्चे माल पूर्ति करने वाले उत्पादक श्रमिकों या दोनों के हाथों में होते हैं। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी उद्योग। कहने का मतलब हो गया कि सहकारी उद्योग जो होते हैं ना, इसमें माल पूर्ति करने वाले और जो बनाने वाले वो दोनों क्या होते हैं, दोनों सहयोग करते हैं एक दूसरे का, दोनों एक दूसरे के लाभ हानि में सहायक होते हैं। तो ऐसे उद्योग क्या होते हैं, सहकारी उद्योग होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में चीनी उद्योग हो गया, केरल में नारियल उद्योग है ये। फिर आते हैं अगला विभाजन है श्रमिकों के उपलब्धता के आधार पर, व्यवहार के आधार पर विभाजन। मतलब श्रमिक कितने उपलब्ध है उसके आधार पर। तो होता है बृहद स्तर उद्योग मतलब जिसमें श्रमिकों की बहुत अधिक संख्या लगी हुई होती है। मध्यम स्तर उद्योग जिसमें श्रमिकों की कम संख्या लगी होती है। और लघु स्तर उद्योग जिसमें श्रमिकों की संख्या लगा भी सकते हैं या अपने परिवार के लोगों के साथ ही हम क्या करते हैं, उस चीज़ को चला लेते हैं। जैसे आटा चक्की का मिल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें श्रमिक रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम खुद से ही उसे ऑपरेट कर लेते हैं। अब हम अलग अलग उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे क्या क्या समस्याएं हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारे सामने है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाया जाता था। ये प्राचीन काल में होता था। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीकृत करघों का उपयोग होने लगा। भारत में ज़्यादातर मिले महाराष्ट्र और गुजरात में। ये बात याद रखना कि महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर सूती वस्त्र के उद्योग हैं। अब ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही सूती वस्त्र के उद्योग ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन
बहुत थी जब अधिक मात्रा में किया जाता था, मतलब कपास का उत्पादन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में होता था। तैयार माल के लिए बाजार की उपलब्धता थी। परिवहन को विकसित व अच्छे साधनों की उपलब्धता थी। कुशल और अकुशल श्रमिकों को कम कीमत पर उपलब्धता थी, मतलब यहाँ पर कुशल और अकुशल दोनों श्रमिक बहुत कम पैसे पर मिल जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल जलवायु की भी उपलब्धता थी। इसी कारण गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र का ज़्यादा विकास हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग एक बृहद उद्योग है। कैसे? सूती वस्त्र उद्योग जो है एक बहुत बड़ा उद्योग है। कैसे ये बहुत बड़ा उद्योग है? कुल औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र उद्योग का 14% है, मतलब जितने भी भारत में औद्योगिक उत्पादन होता है उसमें सूती वस्त्र उद्योग का ही योगदान 14% का है। यह उद्योग लगभग 350 लाख व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराता है, मतलब 3,50,00,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार देने का काम करता है सूती वस्त्र उद्योग, इसलिए यह एक बृहद उद्योग है। कृषि के पश्चात यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, मतलब विदेशों में हम बेचकर 24.6% मुद्रा अर्जित करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 4% है। जो हमारी जीडीपी है उसमें ये 4% का योगदान करता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ समस्याएं भी हैं। ये तो हम उनकी विशेषता देख चुके हैं, लेकिन अब उसके सामने समस्याएं भी हैं। समस्या क्या है? यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है और आयात की आवश्यकता है। मतलब जो सूती वस्त्र उद्योग में जो हमारे यहाँ पटसन होता है उसमें उत्पादन में तो वृद्धि की गई है लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, उसमें और होने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम क्या होते हैं, पटसन बाहर से भी खरीदते हैं। अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। हम अभी भी क्या है, जो पुराने जो मशीन है उन्हीं को चला रहे हैं, जबकि और साथ में ही ये जो होता है, साथ में ही हमारी जो विद्युत की आपूर्ति है वो भी बहुत बहुत सही तरह से नहीं हो रही है। कम श्रमिक उत्पादकता भी एक समस्या है। श्रमिक यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर अकुशल है, मतलब वो दक्ष नहीं है काम को करने में। कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब क्या है, कृत्रिम वस्त्र उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं जो कि बाहर देशों में हो रहे हैं। उनके कपड़ा हमारे यहाँ क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, जबकि हमारे यहाँ के कपड़े बहुत महंगे होते हैं। तो इससे भी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब आते हैं चीनी उद्योग के बारे में जानते हैं, इसकी क्या विशेषता है। भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत जो है ना वो चीनी का बहुत अधिक निर्यात करता है। ब्राज़ील के बाद ये दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। भारत में 660 से भी अधिक चीनी मिलें हैं। ज़्यादातर मिलें जो है महाराष्ट्र में लगाई गई हैं। फिर तो महाराष्ट्र में क्यों लगाई गई है? क्योंकि महाराष्ट्र और अन्य दक्षिणी राज्यों में गन्ने में सुक्रोज की मात्रा लगभग 10.5% होता है। मतलब जो सुक्रोज की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 10.5% होता है। मतलब 100 केजी में 100 केजी अगर गन्ना है तो उसमें 10 केजी उससे क्या हो सकते हैं, सुक्रोज मतलब चीनी बनाए जा सकते हैं। दक्षिण में उत्तर की अपेक्षा बेहतर निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध है। गन्ने की उपज के लिए जलवायु भी अनुकूल है। इन राज्यों में सहकारिता की नीति काफ़ी सफल है। चीनी उद्योग के सामने भी चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं चीनी उद्योग के सामने? गन्ने की उपज कम हो रही है। गन्ने की उपज लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। जबकि भारत में गन्ने की खेती के लिए अधिकतम क्षेत्र है, परंतु प्रति हेक्टेयर उपज विश्व के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम है। मतलब प्रति हेक्टेयर में जितना उत्पादन होना चाहिए वो बहुत कम है। फिर है दूसरा रीज़न है उद्योग की अल्पकालिक होना। मतलब उद्योग जो है ना वो अल्पकालिक ही हैं। जैसे गन्ना के जो सीज़न होता है उसी सीज़न में क्या होते हैं, उद्योग चलते हैं, फिर उसके बाद उद्योग क्या होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। चीनी का निर्माण एक मौसमिक उद्योग है जो कि वर्ष में 7 महीने के लिए होता है। मिल तथा श्रमिक शेष महीनों में बेकार रहते हैं। इससे उद्योग का आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। उत्पादन की उच्च लागत। हाँ, उत्पादन में गन्ने की उच्च लागत, अकुशल तकनीक, उत्पादन की अनार्थिक प्रक्रियाओं तथा अधिक करों के कारण उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। भारत में चीनी उत्पादन की लागत विश्व में सबसे अधिक है। मतलब भारत में जो चीनी उत्पादन पर जितने पैसे खर्च किए जाते हैं वो दुनिया में सबसे अधिक है।
इसीलिए हमारे यहाँ चीनी का जो दाम भी होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है। पुरानी तथा असक्षम मशीनरी, हमारे यहाँ जो भी चीनी मिले में जो मशीनरी यूज होती है, जो मशीनें यूज होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं। भारतीय चीनी मिलों में प्रयुक्त अधिकतर मशीनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रयुक्त मशीनें बिहार और उत्तर प्रदेश में पुरानी हैं तथा असक्षम हैं, जो कि 50 से 60 साल पुरानी हैं, जिनकी नवीकरणीय आवश्यक है। अब आते हैं पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो सबसे ज़्यादा पटसन का निर्यात करने वाला बांग्लादेश है, उसके बाद भारत है। अधिकतर पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में उपस्थित है, क्योंकि यहाँ पर पटसन को बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। अब देखिए, तो ये जो पश्चिम बंगाल में ही पटसन उद्योग क्यों लगे हुए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर पटसन जो है ना वो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल पटसन की जन्मभूमि कही जाती है। यहाँ पटसन के रेशों की अधिक गांठों का उत्पादन होता है। इस उद्योग में बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, जो कि हुगली नदी से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के निकटवर्ती राज्यों से सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश से भी जूट का आयात हो सकता है। परिवहन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। तो इन कारणों से ही पश्चिम बंगाल में क्या है, पटसन उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ही पटसन उद्योग क्यों अधिक विकसित है, तो ये कारण हम देंगे उसमें। अब आते हैं खनिज आधारित उद्योग में। जिन उद्योगों का कच्चा माल कोई खनिज या कोई तत्व होता है तो उसे हम लोग खनिज उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग हो गया, रसायन उद्योग हो गया। इस सब में क्या होते हैं, इन सब में कच्चे माल के रूप में कोई ना कोई तत्व का यूज किया जाता है। तो आते हैं पहला उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में जानते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों का आधार प्रदान करते हैं। ये पोत निर्माण तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। मतलब जितने भी तरह के पोत का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के जो लोहा से संबंधित उद्योग होते हैं, उन सब में क्या होता है, इस सब में लोहा एवं इस्पात उद्योग के से ही बनाए गए सामान वहाँ पर पहुँचाए जाते हैं। औद्योगिक विकास की रीढ़ कही जाती हैं इसे। भारतीय उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी हैं। लोहा तथा इस्पात का उपयोग लगभग सभी उद्योगों एवं निर्माण कार्यों में होता है। निर्माण सामग्री, रक्षा सामग्री, चिकित्सीय, दूरभाषिक, वैज्ञानिक उपकरण आदि लोहा एवं इस्पात उद्योग की देन है। मतलब जितने भी तरह के जो हम लोग निर्माण सामग्री हो गए, रक्षा सामग्री हो गया, चिकित्सीय हो गया, दूरभाषिक हो गया, इन सब में लोहा और इस्पात उद्योग की महत्वपूर्ण देन है। अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। तो ये बात समझिए कि अधिकांश जो लोहा और इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोहा का उत्पादन ज़्यादा होता है, मतलब लोहा वहाँ पर ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, बंगाल तथा झारखंड कच्चा माल प्रदान करता है। बिहार, बंगाल और झारखंड से क्या होते हैं, वहाँ पर कच्चा माल लाए जाते हैं। कोयला एक अन्य महत्वपूर्ण सामग्री है जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और इस क्षेत्र में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। जो ये छोटा मतलब लोहा और इस्पात उद्योग को जो विकसित करने के लिए हमें कोयला चाहिए, वो भी क्या है यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। इस क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। दामोदर घाटी निगम ने इन कारखानों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, कच्चे माल भी आसानी से मिल जा रहे हैं, कोयला भी आसानी से मिल जा रहा है, सस्ते मजदूर भी मिल जा रहे हैं, साथ में दामोदर घाटी निगम से यहाँ पर ऊर्जा की भी आपूर्ति हो जा रही है। इस कारण यहाँ पर क्या, लौह इस्पात उद्योग काफ़ी विकसित है। भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी इसके पूर्ण संभाव्य उत्पाद का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके निम्नलिखित कारण है। क्या क्या कारण है जिस वजह से हमारे यहाँ लौह इस्पात उद्योग जो है ना वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है? पहला कारण है उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता। मतलब श्रमिक जो है यहाँ पर ज़्यादातर अकुशल है, वे ट्रेंड नहीं है, और ट्रेंड नहीं होने की वजह से क्या होता है, उत्पादन मन मुताबिक नहीं होता है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति होती है। अविकसित अवसंरचना है, मतलब हमारे यहाँ की जो भी कंस्ट्रक्शन जो की गई है वो सब क्या है, थोड़ा अविकसित है, उद्योग के हिसाब से वो सही नहीं है।
अगले उद्योग में आते हैं। अगला उद्योग है हमारा मोटर गाड़ी उद्योग। विशेषता देखते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग में बहुत सारे गाड़ियों का उत्पादन करते हैं, जैसे कार हो गए, बसें हो गए, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। भारत में 30 से भी ज़्यादा मोटर गाड़ी उद्योग मौजूद है। ज़्यादातर दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर जैसे शहरों में स्थित है। और पिछले 15 सालों में इस उद्योग में बहुत ही तेज़ी से विकास किया है, क्योंकि अब हर आदमी को क्या चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए ही चाहिए। हर आदमी को मोटरसाइकिल चाहिए, हर आदमी को कार चाहिए। इस वजह से क्या है ना कि इस उद्योग का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये मोटर गाड़ी उद्योग पर उदारीकरण का क्या प्रभाव हुआ है? उदारीकरण मतलब 1991 में मोटर गाड़ी उद्योग पर लाइसेंस हटा लिया गया था कि अब लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। अर्थात विनिर्माण के लिए किसी भी इकाई की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई कि अब इस उद्योग में विदेश द्वारा निवेश किया जा सकता है। ऋण तथा अन्य आर्थिक सुविधाओं के कारण कई गुना मांग बढ़ी। यह उद्योग ट्रक, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि प्रदान करते हैं, जो परिवहन के प्रमुख साधन हैं। अब आते हैं, अगला उद्योग है हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। भारत में आज बहुत सारे लोग टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह उद्योग दिन पर दिन विकास हो रहा है। तो हर लोगों को अब से क्या चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। इस वजह से क्या है ना, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग जो है हमारा, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यह उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है, और जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे रोजगार भी मिलते जाएंगे। 31 मार्च 2005 तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से भी अधिक थी। यह भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। मतलब ये जो सूचना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और उनकी संख्या इसमें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसके कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। ये पूछा जा सकता है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है इससे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। मतलब जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ होते हैं उसको एक ही जगह पर उन्हें विंडो की सेवा दी जाती है तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मतलब एक ही जगह पर जितने भी डेटा से संबंधित सारे एनालिसिस करने की उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, तो वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अब आते हैं औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण के बारे में। औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण से निश्चित रूप से सवाल रहते ही रहते हैं। औद्योगिक विकास की वजह से आर्थिक विकास के साथ साथ हमारा वातावरण भी प्रदूषित होने लगा है। तो औद्योगिक विकास जब होता है तो ठीक है कि हमारा आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन इससे प्रदूषण भी बढ़ने लगता है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तथा वातावरण प्रभावित हो रहा है। उद्योग मुख्य 4 प्रकार से वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो उद्योग से क्या होता है, 4 तरह से वातावरण प्रदूषित होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण। जब अलग अलग उद्योग से बहुत सारे अवांछित विषैले गैसों को वायु में छोड़ा जाता है तब वायु प्रदूषित हो जाती है। जब गैसें हवा में मिल जाती हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषित के प्रमुख कारक हैं, ये बात याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से हमारा ज़्यादातर वायु क्या होता है, प्रदूषित होता है। इस वजह से मानव स्वास्थ्य, जानवर, पेड़ पौधे, पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण। जब अलग अलग उद्योगों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट में सीधे प्रभावित किया जाता है तो जल प्रदूषण होने लगता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, रसायन हो गए, कागज़ की लुगदी हो गया, तेल शोधनशालाएँ हो गए, चमड़ा उद्योग हो गया, अपमार्जक अम्ल हो गया, लवण हो गया। इन सब से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। इसकी वजह से जलीय जीव तथा जल की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी ये सुनने को आता है कि कानपुर के नज़दीक
जितने कानपुर के नज़दीक जब गंगा या अन्य नदियाँ जो है वो क्या होती है, पूरी तरह से काली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो चमड़ा उद्योग जो जूता बनाने वाले जो उद्योग है, वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को उसमें डाल दिया जाता है, जिससे वहाँ के क्या होता है, सभी मछलियाँ उसमें उसमें मारी जाती है और नदी का रंग भी काला हो जाता है। शुद्ध जल संसाधनों को प्रदूषित होने के औद्योगिक कारण, जो शुद्ध जल संसाधन है वो प्रदूषित होने के औद्योगिक कारण क्या है, उद्योगों से वो कैसे प्रदूषित होते हैं। तो इसमें देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग रंग उद्योग रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी वस्तुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में प्रवाहित करते हैं। तो ये जो रंग हो गया, अपमार्जक हो गया, लवण हो गया और जो सीसा, पारा, कीटनाशक, इन सब को क्या किया जाता है, इन सबको जब जल के अंदर डाल दिया जाता है तो इससे क्या होता है, वो क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश हो गया, फास्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ होती है। शुद्ध जल संसाधन के प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण क्यों हो रहा है उसके लिए हमने देख लिया, अब उसको कम कैसे कर सकते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब जल को तो एक तो बहुत कम से कम यूज किया जाना चाहिए और साथ में जिस जल का यूज हो रहा है उसे पुनः चक्रण किया जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रह किया जाना चाहिए। जब भी बारिश हो तो उसके जल को संग्रहित किया जाना चाहिए। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन होना चाहिए। जो भी गर्म जल को सीधे तालाब में या नदियों में नहीं प्रवाहित करना चाहिए, बल्कि उसका शोधन करना चाहिए। उसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उस सबको अलग करके तभी उस पानी को नदियों या तालाबों में डालना चाहिए। अब आते हैं, अगला प्रदूषण हमारा है वो तापीय प्रदूषण है। जब कारखानों तथा ताप घरों में गर्म जल को ठंडा किए बिना ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। मतलब जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकले हुए उसी तरह से, मतलब गर्म अवस्था में ही जब हम नदी में या तालाबों में डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, नदी और तालाब में तापीय प्रदूषण उपलब्ध हो जाता है। इससे बहुत सारे जलीय जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं और धरातलीय जल का ताप भी बढ़ जाता है। मतलब अब जो तालाब में अगर गर्म जल को डाल दिया जाए तो तालाब भी क्या होता है, वो भी गर्म हो जाता है और उसके अंदर जितने भी जीव हैं वो सब मरने लगते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन द्वारा किए गए उपाय, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनटीपीसी ने क्या क्या उपाय किए हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन। तो एनटीपीसी द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न उपाय लागू किए गए हैं। क्या क्या उन्होंने किए हैं, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, अधिकतम राख का इस्तेमाल पर अवशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। तो इन आधारों पर क्या होता है कि एनटीपीसी जो है ना वो औद्योगिकरण के जो रफ्तार से जो होने वाले प्रदूषण है उसे कम करने की कोशिश करती है। अब आते हैं ध्वनि प्रदूषण। बहुत सारे कारखानों में जो मोटर मशीनें और जनरेटर की वजह से बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इससे गुस्सा आता है, रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति प्रभावित होती है तथा बहरेपन की समस्या जैसी बीमारियां हो सकती है। तो कोई पूछे कि ये ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, इससे हम गुस्सैल हो जाते हैं, हमारा रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति प्रभावित होती है और बहरेपन की समस्या जैसे उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा,
जल प्रदूषण को कम करने के लिए जल में प्रवाहित होने वाली पदार्थों का सबसे पहले शोधन करना चाहिए। मतलब जो भी जल में हम जो पदार्थ डाल रहे हैं उसे सबसे पहले शुद्ध करना चाहिए। तापीय प्रदूषण को कम करने के लिए हमें गर्म जल को पहले ठंडा करना होगा, उसके बाद उसे प्रवाहित करना होगा। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ध्वनि शोधन यंत्र ईयर प्लग्स का उपयोग करना होगा तथा अत्यधिक स्वर करने वाले कारखानों में को आबादी क्षेत्र से दूर रखना होगा, तभी जाकर हमारा ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि चारों प्रदूषण, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, या तापीय प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो, उसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब आते हैं पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने का उपाय। भारत में औद्योगिक विकास से हुए पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण को कम करने के क्या क्या कदम उठाए गए हैं। पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यक पूर्ति हेतु वर्षा जल का संग्रह किया जाए। फिर है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां हो गई, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपलब्ध तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। तो कोयले की जगह पर उसमें क्या किया जाए, तेल या गैस का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होगा कि जो धुएं जो है ना उसमें कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाए जा सकते हैं ताकि वो आवाज़ कम करे और उससे जो निकलने वाला जो कचरे हो वो सब छन जाए। ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं कि उद्योगों का प्रदूषण को कम किया जा सके। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। मतलब 1 लीटर अपशिष्ट जल जो है ना वो 8 लीटर स्वच्छ जल को प्रदूषित कर देगा। औद्योगिक प्रदूषण को निम्न 5 प्रकार से कम किया जा सकता है। क्या क्या करके कम कर सकते हैं। प्रदूषण को कम करने अथवा हटाने के लिए निर्माण की प्रक्रिया को पुनः करना चाहिए, जिससे प्रदूषण रोकथाम के नाम से जाना जाता है। ठंडे तालाबों का निर्माण करना चाहिए जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और उनके स्वरूप को इस प्रकार तैयार किया जाता है जो उद्योगों के गर्म पानी को ठंडा करते हैं वाष्पीकरण, घनीकरण व विकिरण के द्वारा। फिर है सीवेज का छननीकरण कर पानी शोधन प्लांटों को उद्योगों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उद्योगों की स्थापना आवासीय क्षेत्रों से दूर की जानी चाहिए। प्रदूषण से संबंधित वैधानिक व्यवस्थाएं, कानून, नियम और आदर्शों का पालन किया जाना चाहिए। इन आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, औद्योगिक प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।